इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी जानकारी जो मिल रही है। कल से पहले गृह मंत्रालय में बैठक होने वाली, एनएसजी के अधिकारियों और डीजी बीएसएफ के साथ मीटिंग कल होने वाली है, जानकारी मिल रही है। कल होने वाली सीसीएस की मीटिंग से पहले ये काफी अहम हो जाता है। आप सोचिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो, उससे पहले बैठक होने वाली, एनएसजी के अधिकारियों और डीजी बीएसएफ के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद सीसीएस की बैठक होगी। और इस बैठक में कड़ा कदम उठाया जा सकता है, कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से प्लानिंग के तहत भारत चल रहा है। और कल जो सीसीएस की मीटिंग है, उससे पहले यह अहम बैठक जब होगी, क्योंकि आप समझिए कि हर पहलू पर चर्चा के बाद सीसीएस की मीटिंग में ब्रीफ दिया जाएगा, ये समझने वाली बात है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका, गुरसिमरन, सुमित अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ। एनएसजी के अधिकारियों और डीजी बीएसएफ के साथ मीटिंग हुई है, करीब 45 मिनट तक ये ब्रीफिंग चली है। अब कल सीसीएस की बैठक होने वाली, ये जो स्टेप बाय स्टेप मीटिंग्स हो रही है, जिस तरह की स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है जतिन? बिल्कुल, देखिए अंदेशा बिल्कुल क्लियर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एनएसजी की बैठक बीएसएफ के साथ आज ड्रिल भी एनएसजी ने की और ये बिल्कुल तय है कि कोई भी परिस्थिति हो, भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और उसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। बॉर्डर्स की तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर से सटे हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं, उरी, बारामूला, हर जगह पर फोर्सेज अलर्ट है। हमारी जो नेवी है वो अलर्ट मोड पर है और तमाम प्रशिक्षण वो कर रही है। एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है, लगातार जो युद्धाभ्यास है वो किया जा रहा है। कल इस बैठक में ये तय बिल्कुल कर लिया जाएगा, क्योंकि जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि खाका पूरी तरीके से तैयार है, रोड मैप पूरे तरीके से तैयार है, बस कोई कमी ना रहे, कोई कोताही ना रहे और हर चीज को बाकायदा परख कर, यही कारण था, चाहे वो सीडीएस की बैठक हो, रक्षा मंत्री खुद उस बैठक में शामिल रहे, प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। हर तरफ से पाकिस्तान को घेरना, उसका एक तरीके से पर्दाफाश करना तैयार हो चुकी है। और कल सीसीएस की बैठक से पहले ये मीटिंग भी काफी अहम हो जाती, जो 45 मिनट तक चली। आप हमारे साथ बने रहेगा। सुमित, अनामिका और गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस हम लौटेंगे, लेकिन जरा एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जो गवाही दे रही कि जब वो घटना हुई, जब वो क्रूरता हुई, जब आतंकियों ने धड़ाधड़ फायरिंग की है, तब हालात कैसे थे। तस्वीर देखिए, ये एक और जिप लाइन करते शख्स का वीडियो है और इस वीडियो में ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, जो जिप लाइन ऑपरेटर है, इसको भी सवालों के घेरे में लिया गया, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि इसने कुछ बातें कही और उसके बाद घटना हो गई। उसे अंदाजा हो गया था शायद कि इस तरह की घटना हो रही है। आप तस्वीर फिर से देखिए। लंबा करो। आप गोलियों की आवाज इसमें सुन पाएंगे। आपको भागते हुए लोग नजर आएंगे, गोलियों की आवाज सुनाई देगी। आप आवाज सुनिए एक बार। तो ये तस्वीर लाइव सबूत है कि कैसे वो घटना हो रही थी, कैसे क्रूरता, नृशंस हत्या की जा रही थी। इस बीच ऋषि भट्ट जो जिप लाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें ये कब अंदाजा हुआ कि इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि उससे पहले तो वो वीडियो रिकॉर्ड करने में मगन थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी, उसके अंदर जो जैन्स लोग थे, उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से तुरंत भागने लगा। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मीज आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया, फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे, क्योंकि वो लोगों ने, हम जितने डरे हुए थे उससे बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने हमको संभाला।
लेकिन ऋषि भट्ट ने जिपलाइन ऑपरेटर पर शक जाहिर किया था और ऐसे में जिपलाइन ऑपरेटर तक अब जांच पहुंच गई है। ऋषि भट्ट को जिपलाइन ऑपरेटर जिस तरह से वीडियो में आपने देखा होगा रिएक्ट कर रहा है, ऐसे में शक जाहिर किया। धार्मिक नारे के बाद गोलीबारी होने का दावा ऋषि भट्ट ने किया है। वीडियो वायरल होने के बाद एजेंसियों को शक होना शुरू हुआ और ऐसे में जिपलाइन ऑपरेटर को पूछताछ के लिए बाकायदा बुलाया। उससे भी पूछताछ हुई है। हमले में जिपलाइन ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध लग रही है। वीडियो में कम से कम ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऑपरेटर के नारे लगाने के बाद ही फायरिंग शुरू हो गई और इसके बावजूद भी आतंकियों को देखकर भी ऑपरेटर ने ऋषि भट्ट को जाने दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऑपरेटर को आतंकी हमले का पता था, क्योंकि कम से कम उसकी बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है। और आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। जिपलाइन ऑपरेटर से अब पूछताछ की है एनआईए, क्योंकि पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीर भी देख लीजिए, ये वही जिपलाइन ऑपरेटर है जिसने ऋषि भट्ट के साथ वो वीडियो जिसमें दिखाई दे रहा है और अब उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब पूछताछ के लिए बुलाया गया और बहुत सारे लोग हैं जिनसे जो संदिग्ध हैं, जिन पर शक जाहिर किया जा रहा है, जिन पर लिंक हो सकता है उनका इस घटना से, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिप लाइन ऑपरेटर को भी ऐसे में उन संदिग्धों की लिस्ट में रखते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और आपको हमारे सहयोगी सुमित वहां मौजूद थे, सुमित चौधरी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ के लिए इस वक्त यहाँ पर बुलाया जा रहा है और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। भैया क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? ये भैया क्या करते हो आप? तो ये जो कुछ लोग हैं यहाँ के, भैया कहाँ से आए आप? सर ये कौन सा है? हमें यहाँ हाजिर होना है। इसके लिए बुलाया आपको? यस सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर हम भी वहाँ लोग का ये मजदूरी करते हैं सर वहाँ पे। अच्छा, यस उनका सर। एनआईए की तरफ से बुलाया? पुलिस ने बोला? क्या बोला आपको? पुलिस ने हमारे वो जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने हमको मैसेज किए यहाँ बुलाते हैं, तो हम इसलिए यहाँ आए सर। अच्छा, तो आप उस दिन कहाँ पर थे? यस सर। तो ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त जो है वो बुलाए गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर भीख मांगने लगा है। पाकिस्तान ने फिर लोन मांगा है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आईएमएफ से पाकिस्तान ने $1.3 बिलियन का लोन मांगा है। 9 मई को आईएमएफ बोर्ड की बैठक होने वाली और बैठक में पाकिस्तान को लोन देने पर चर्चा होगी। आप सोचिए, फिर से ये आप देख रहे हैं, फिर से पैसे मांगने की शुरुआत कर दी है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। $1.3 बिलियन इतना लोन मांगा है। और हमारे साथ अनामिका सिंह हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसमें पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदतर है, न खाने को पैसे, न जीडीपी की कोई बहुत अच्छी स्थिति, और फिर से पैसा मांगना पड़ रहा है। दबाव बन गया है पाकिस्तान पर, डर के मारे हालत खराब हो गई है। और ऊपर से तुर रहा है कि पाकिस्तान की ओर से जो धमकी दी जा रही, परमाणु बम की दी जा रही। जरा सोचे कि वो पाकिस्तान जो कंगालिस्तान के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, वो पाकिस्तान जिसका अब तक का रिकॉर्ड रहा है भीख मांगने को लेकर के, वो पाकिस्तान युद्ध लड़ने की बातें करता है, गिदड़ भपकियां देता है और कहता है कि दरअसल हमारे जो परमाणु बम में सजा के रखने के लिए नहीं बने हुए हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है और कि पाकिस्तान आतंक की खेती करता है, अपनी तैयार फसलों को यहाँ पे आतंक फैलाने के लिए भेजता है। और यही वजह कि जब पहलगाम में हुई घटना